नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंदर हुड्डा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। रोहतक में हुड्डा हॉस्पिटल वाहना अड्डा रोहतक पे स्थित है। वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 20 साल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा हेल्दी फूड हैबिट्स, न्यूट्रिशन एंड जंक फूड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये वर्ड है जंक फूड। इसका क्या मतलब है? जंक फूड मीन ये होता है कि भाई जो है उसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसके अंदर हम रूटीन के जो फूड आइटम्स हैं उनको हम प्रोसेस करते हैं विद हाई शुगर, हाई साल्ट एंड अदर कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। हाई शुगर, हाई साल्ट और कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इनके साथ अल्ट्रा प्रोसेस कर दिया जाता है ताकि वो टेस्टी बन जाए। दे आर ऑल कॉल्ड जंक फूड। इवन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिकती हैं, ये भी जंक फूड में ही आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो है जंक फूड को बुरे क्यों हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशनली पुअर हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है और इसमें शुगर और साल्ट और कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट वही चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों शुरू कर देते हैं जंक फूड लेना क्यों पसंद करते हैं? उसका 2-3 कारण मुख्य तौर पे हैं। एक तो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं। वर्किंग पेरेंट्स जो है अपना ड्यूटी करेंगे या अपना कहीं भी काम पे जाएंगे, तो वो जो है जैसे बच्चों का स्कूल भेजने का टाइम है या और कोई है, तो सही प्रॉपर टाइम पे वो उपलब्ध ही नहीं होते पेरेंट्स घर पे, तो वो अपना ऑर्डर कर देते हैं और अपना खाना घर पे आ जाता है, बच्चे खा लेते हैं। ये बड़ा कॉमन कारण है। दूसरा है पीयर ग्रुप प्रेशर। कि आज जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके दोस्त होते हैं, सब कहते हैं कि यार वहाँ से मैंने ये मंगवाया, वो मंगवाया, बहुत अच्छा था। तो पीयर ग्रुप प्रेशर, उससे भी जो है ना बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तीसरा है मीडिया प्रेशर। मीडिया में डेली किसी भी फूड आइटम्स के बारे में सारा दिन जो फीड आती रहती है कि भाई इसमें हमने ये डाला है, ये बहुत टेस्टी है। बड़े बड़े क्रिकेट स्टार और जो फिल्म स्टार हैं वो उनकी एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो वो रोल मॉडल होते हैं सबके। तो वो जो है ना जल्दी कैच करता है बच्चा, तो जल्दी कैच करने की वजह से वो जो है ज़्यादा बन जाते हैं, ज़्यादा चांस रहते हैं जंक फूड लेने के। अब जैसे कॉमन फूड एग्जांपल दें, एक तो कॉर्नफ्लेक्स हैं। कॉर्नफ्लेक्स हम यूजुअली हेल्दी सोचते हैं। आमतौर पे हम उनको थोड़ा सा अच्छा वेल ऑफ फैमिलीज भी खूब लेती हैं ब्रेकफास्ट के तौर पे। तो कॉर्नफ्लेक्स में जो है रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और हालांकि फैट कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं रहता, पर रिफाइंड शुगर काफ़ी रहते हैं। तो उसकी वजह से कैलोरीज काफ़ी हो जाती हैं, और उसमें रिफाइंड शुगर होने की वजह से वो कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। कैलोरी ज़्यादा होने की वजह से वो वेट गेन का कारण बनता है। दूसरा ब्रेड। ब्रेड के अंदर भी बहुत ज़्यादा फैट वगैरह नहीं होते, पर शुगर और कैलोरीज़ का कंटेंट ज़्यादा रहता है। शुगर और कैलोरीज़ का कंटेंट ज़्यादा रहने से, और प्रोटीन और विटामिन्स का जो है वो कम रहता है। प्रोटीन इतने ज़्यादा नहीं होते, प्रोटीन का काफ़ी कम रहता है उसमें, और विटामिन डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ब्राउन ब्रेड लेते हैं जी। इवन ब्राउन ब्रेड इज़ नॉट दैट गुड। हार्डली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट वाइट ब्रेड के बराबर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने हार्मफुल हैं। हार्मफुल इस मायने में है कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहते हैं, फैट की अमाउंट भी आमतौर पे स्लाइटली हायर साइड में रहती है, और कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट तो है ही। तो हार्मफुल होने की वजह से कैलोरी ज़्यादा होंगी, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ेंगे, मोटापा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और प्रोटीन इंटेक कम रहता है। प्रोटीन हमारे मसल बिल्डिंग और बाकी चीज़ों के लिए यूज़फुल है, वो इतने नहीं रहते हैं, तो ये हार्मफुल रहते हैं। दूसरी बात, जो कलरिंग एजेंट है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, बहुत बार कैंसर का कारण होते हैं, और डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं जिनके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं रहता है, तो वो भी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कार्सिनोजेनिक होते हैं, अलर्जेंस होते हैं। तीसरी बात ये है कि उसमें जो प्रिपेयर किया गया है, हमें नहीं मालूम कि वो कैसे प्रिपेयर किया गया है। तो जहाँ भी प्रिपेयर किया गया है, तो उसके अंदर ये रहता है कि वहाँ पे हमें हाइजीनिक कंडीशन नहीं पता। हाइजीनिक कंडीशन नहीं पता होने की वजह से उसके चांसेस रहते हैं कि वो
पेट की बीमारियों के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। पेट की बीमारियाँ इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है। तो शुगर ज़्यादा होने की वजह से मैंने बताया कैलोरी ज़्यादा रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हेल्दी फूड ऑप्शन क्या रह सकते हैं। हेल्दी फूड ऑप्शन में हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जो बच्चा है लगभग जन्म से लेकर 6 महीने तक का बच्चा, उसके लिए सिर्फ माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। कुछ भी नहीं देना है, इवन पानी भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि माँ के दूध में पानी पर्याप्त मात्रा में लगभग 75 से 80% पानी रहता है। तो उस केस में मतलब 6 महीने तक के बच्चे को माँ के दूध के सिवा कुछ भी नहीं देना। अब बात आई 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे में। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे में हमें उसके दांत नहीं होते हैं बच्चे के प्रॉपरली, तो दांत प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे हाथों ने उसका काम करना है। हमारे हाथों ने काम करने का मतलब ये है कि हमें मैश करके देना है सब कुछ। सूजी की खीर, सूजी का हलवा और नॉर्मल खीर दे सकते हैं। मैश्ड पोटैटो, आलू को मैश करके दे सकते हैं। प्यूरी बना सकते हैं। फ्रूट्स हैं, पके हुए फल हैं, उनको हम दे सकते हैं। दाल है, दाल को मैश करके दे सकते हैं। और बनाना है, बनाना को मैश करके दे सकते हैं। खिचड़ी, दलिया, तो ये जो कुछ भी है उसके दांतों का काम हमारे हाथों ने करना है और वो मैश करके हम दे सकते हैं। ये रहा 6 महीने तक के बच्चे की बात। अब 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे की बात। अब 1 साल से जो बच्चा है, बड़ा बच्चा, उसके दांत भी आ चुके होते हैं, तो उस बच्चे में हमें खाने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करना, ना ही कोई स्पेशल उसके लिए अलग किचन चलेगा। जो कुछ भी हम खा रहे हैं, सॉफ्ट चीज़ें, सारी चीज़ अलाउड हो जाती हैं। बिल्कुल हमारे किचन में से ही उसका खाना बनेगा। सेम जो हम ले रहे हैं वही खाना बच्चा खाएगा। कोई बहुत हार्ड चीज़ है बस उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सभी खाना वही रहता है। जो भी हम खा रहे हैं वही खाना बच्चा भी खाएगा। तो होममेड जो खाना होता है उसमें शुगर कम रहता है और प्रोटीन इंटेक भी ठीक ठाक सा रहता है, तो इसलिए वो बैलेंस्ड डाइट रहती है। बाकी चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है कि सलाद वगैरह इंट्रोड्यूस करना है ताकि विटामिन वगैरह की किसी भी तरह की कमी ना होने पाए। हमें मोटे तौर पे ये देखना है कि लगभग जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे खाने का लगभग 60-70% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से बनता है आमतौर पे। तो 60 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट से देना है, 15-20% जो है फैट से देना है और 10 से 15% प्रोटीन से देना है। तो प्रोटीन जो है हाई वैल्यू थिंग है जो मसल बिल्डिंग और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बट यूजुअली 10 to 15% जो है खाने का वो हो पाता है। और दूसरी बात रही साल्ट इनटेक है, नमक कितना लेना है। नमक जो है 1 साल तक के बच्चे में लगभग 1 ग्राम, 2 से 3 साल के बच्चे में 2 ग्राम से कम नमक लेना है, और 2 से 5 साल के बीच में बच्चे को 3 ग्राम के करीब नमक अलाउड रहता है। 5 से 10 साल के बीच में लगभग 4-5 ग्राम नमक अलाउड रहता है प्रतिदिन, और 10 साल से 15 साल के बीच में लगभग 5 से 7 ग्राम नमक अलाउड रहता है। और उसके बाद फुल अडल्ट स्टेज में मैक्सिमम 10 ग्राम नमक पर डे जो है ना अलाउड रहता है। इससे फालतू जो है नमक है वो हमारे लिए नुकसानदायक करता है। अब एक बात आती है फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट जूसेस। अब जूसेस जो है ना 2 तरह के हैं। एक तो होते हैं पैकेज्ड जो जूसेस मिलते हैं, रियल, ट्रॉपिकाना और डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, तो वो पैकेज फ्रूट जूस बोलते हैं। पैकेज फ्रूट जूस में ये नुकसान रहता है कि उसमें एक तो प्रिजर्वेटिव होते हैं, दूसरा शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इनको हम निश्चित तौर पे हम मना करेंगे, ये नहीं देना है आपको। फ्रेश फ्रूट जूस थोड़े बहुत दिए जा सकते हैं, वो भी रूटीन नहीं बनाना है कि भाई जूस पे ज़्यादा जोर नहीं रखना। हम इंडियन जूस पे बहुत ज़्यादा जोर रखते हैं कि भाई जूस में सारी ताकत आ गई। जूस में सारी ताकत नहीं आती है, जो हम फेंकते हैं उसमें ताकत और विटामिन सारे निकल जाते हैं। तो जूसेस पे ज़्यादा स्ट्रांगली हमें जोर नहीं देना है। 1 साल तक आमतौर पे कोई भी जूस अलाउड नहीं होता है। 1 से 2 साल के बीच में थोड़ा बहुत जूस दे सकते हैं। 2 से 5 साल के बीच में यूजुअली 125 ml जूस मैक्सिमम अलाउड रहता है पर डे। और वो भी मैंने बताया रूटीन नहीं बना सकते हैं कि हर रोज़ जूस पूरे 30 के 30 दिन जूस पिला, वो नहीं दिखाना है। और 5 साल से ऊपर यूजुअली 250 ml तक जूस अलाउड रहता है। 250 ml जूस तक हम दे सकते हैं। हालांकि बेस्ट बेवरेज जो है क्लियर वाटर ही रहता है।
तो 2 साल से नीचे मैंने कहा कोई भी जूस नहीं देना है। 2 से 5 साल के बीच में 125 ml देना है, और 5 साल से ऊपर के बच्चे में 250 ml तक जूस हमें देना है। अब दूसरा सवाल है मिल्क सप्लीमेंट का। सब पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमें कुछ ऐसा दे दो दूध में डाल के कि जिससे बच्चे को ताकत मिल जाए। दूध में डालने की जो भी आते हैं डिफरेंट आइटम्स आते हैं, अलग अलग नामों से आते हैं, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, पता नहीं किस किस नाम से आते हैं। ये सब जो भी है माल्ट या फिर बार्ले और शुगर, इन चारों चीज़ों को जो है ना मिक्सअप करके और अल्ट्रा प्रोसेस्ड की कैटेगरी में ही आते हैं। ये कंपनियां प्रमोट करती हैं कि इसमें ढेर सारे हमें विटामिन हैं, बच्चे की ग्रोथ हो जाएगी, सुंदर सुंदर बच्चे छाप दिए जाते हैं, और उस बच्चे के फिर जो है ना वो ग्रोथ छाप दिए जाते हैं 10 मिनट के बाद। तो ग्रोथ चार्ट बड़े बड़े उनके डब्बों पे छाप दिए जाते हैं। तो डब्बे पे देख के ऐसा लगता है कि इस मिल्क सप्लीमेंट से तो हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी बच्चे की। तो सब वही है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है, डब्बे पे चल रहा होता है, डिफरेंट मीडिया में चल रहा होता है, न्यूज़पेपर में आ रहा होता है। पेरेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या हम इनको बिल्कुल मना करें? बिल्कुल मना का तो शायद नहीं भी कहेंगे, लेकिन जो बच्चे न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हैं, जो बच्चों को खुराक अच्छी नहीं मिल रही, कमज़ोर बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वज़न 7 किलो है, 8 किलो है, उसमें अगर पेरेंट्स आराम से अफोर्ड कर पाएँ तो कुछ हद तक हम अलाउ कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स ज़्यादा इंसिस्ट करें तो। नहीं तो हमारा जो घर का खाना पर्याप्त रहता है और वो बैलेंस संतुलित होता है। मेन बात ये है कि माल्ट और बार्ले तो सीरियल्स हैं, तो नॉर्मल जो गेहूं की रोटी है और जो हम दलिया खिचड़ी खा रहे हैं वही तो हो गया माल्ट और बार्ले, वही चीज़ तो दे पाएगा। साथ में एक्स्ट्रा शुगर एडेड होते हैं, तो शुगर हमारे लिए सेहत के लिए कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा, फ़ायदा करने से रहा। तो इनको आमतौर पे हम मना करेंगे कि जो भी ये मिल्क सप्लीमेंट है इनको हम आमतौर पे मना करेंगे। और क्योंकि ये जो विटामिन जो इन्होंने लिखे होते हैं ये होम अवेलेबल फूड में आराम से मिल जाने हैं, और नॉर्मल बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही कोई भी काम नहीं है। दूसरी बात, अब कुछ पेरेंट्स का सवाल होता है कि जी हम तो घर पे ही पिज़्ज़ा, कुल्फ़ी और वो सब चीज़ें, समोसे वगैरह घर पे बनाते हैं। जो स्मार्ट मदर्स हैं कई, वो कहते हैं कि जी हम तो घर पे ही बना लेते हैं। तो उसके बारे में है जो है ना, मैं ये कहूँगा कि घर पे बनाए हुए का थोड़े बहुत एडवांटेज हो सकते हैं। घर पे बनाए हुए के ये एडवांटेज हैं कि शुगर और साल्ट की मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डलते हैं। तो इस वजह से नॉर्मल जो हम हलवाई से खरीद के लाते हैं उनके मुकाबले तो स्लाइटली बेटर रहते हैं, लेकिन इनके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है ना न्यूट्रिशनली फैट और ये चीज़ें स्लाइटली, शुगर स्लाइटली हायर साइड में तो रहता ही है। लेकिन घर में बने हुए खाना फिर भी एडवांटेज ये है, एक तो थोड़ा टेस्टी इतना नहीं होता, हलवाई वाला तो बिल्कुल ही जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तो बच्चे ज़्यादा खा जाएंगे। इसमें ये होता है घर वाले का लिमिटेड रहेगा, पेट की इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने नहीं रहेंगे, पेट की इन्फेक्शन कम होएगी, नियंत्रित मात्रा में लिए जाएंगे, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डाले हमने। तो कुछ हद तक हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई ये अगर आप देना ही है, बच्चा ज़्यादा ही जिद कर रहा है तो आप दे देना, लेकिन उनको नियंत्रित मात्रा में ही देना है। उसमें ऑयल का रीहीट नहीं करना है, जैसे समोसे या पकोड़े तलने के वक्त ऑयल को कभी भी रीहीट नहीं करना है, इसलिए उसको इस तरीके से दिया जा सकता है। अब आया सवाल कि भाई ऑयल कौन सा यूज़ करें। बड़ा कॉमन सवाल होता है कि कौन सा ऑयल बेटर है। अब यूजुअली ग्राउंड नट, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें हमें जो रूल ऑफ द लैंड है वो ये है कि भाई हमें उनको चेंज करते रहना है। इस महीने ग्राउंड नट ऑयल ले आए, अगले महीने मस्टर्ड ऑयल, उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमें सभी उनके पोषक तत्व नियंत्रित मात्रा में हमें मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि नियंत्रित मात्रा में, और उनको ऑयल्स को चेंज करते रहना है। ऑयल्स में ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उससे तल रहे हैं तो उसको रीहीट नहीं करना है। जो तेल बच जाता है कढ़ाई में, उस तेल को आमतौर पे खाने के इस्तेमाल में ना लाएं। उसका और कोई यूज़ कर लें, लेकिन खाने के इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि उससे ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। और ट्रांस फैट्स जो है हमारी हेल्थ के लिए हजार्डस होते हैं, नुकसानदायक होते हैं।
तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये है कि बच्चा होम अवेलेबल फीड नहीं ले रहा है, पेरेंट्स कहते हैं कि खा ही नहीं रहा, मैंने तो घर पे भी समोसे कचौड़ी सब बना लिए, बच्चा नहीं ले रहा है और बाहर की चीज़ें खूब खाता है, वो बाहर से रेडी से या बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेता है और वो खाता है। तो हमें क्या करना है, इस बारे में 5-6 सुझाव मैं दे सकता हूँ आपको। 5-6 सुझाव ये हैं, एक तो होम अवेलेबल फूड जो है हमेशा बनाना ज़रूर है, चाहे बच्चे ने मंगवा भी लिया है तो भी टेबल पे रखना है। नंबर 2, बच्चे पे शाउट नहीं करना है आपको, शाउट करोगे तो वो कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, बच्चा उल्टा और वो कहेगा, वो रिबेल करेगा वो हमसे कि जी मैं तो नहीं लेता, मैं तो ये जो है ना यही खाऊंगा, बाहर का खाऊंगा। तो आपसे इसलिए उसको प्यार से समझाना है। तीसरा सुझाव ये है कि रोल मॉडल बनना है हमें। रोल मॉडल का मतलब हमें खुद ही कोई भी वो कम ऑनलाइन किया हुआ ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाना है, ताकि क्योंकि बच्चा हमारी कॉपी करता है। हम जब खुद ठीक रहेंगे तभी तो हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे कि बेटा ये चीज़ें हेल्थ के लिए नुकसानदायक। अगर हम खुद ही खा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं एडवाइस देने का। और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके होम अवेलेबल फूड बढ़ाते जाना है। उसको कहना है कि बेटा थोड़ा सा जो तुम बाहर से तूने लिया है वो भी ले ले थोड़ा बहुत, लेकिन इस घर के खाने में से आधा खाना तुझे घर का खाना है। अगले दिन 60%, अगले दिन 70%, धीरे धीरे करके हमें उसको बढ़ाना है। और स्नैक्स, इन बिटवीन स्नैक्स अवॉइड करने हैं। इन बिटवीन स्नैक्स का मतलब ऐसा नहीं कि भाई उसने 2 बजे लंच किया था फिर 4 बजे उसने कुछ भी अपना चिप्स खाई जा रहा है, वो चीज़ें उसको सख्त मना करनी है। उसके लिए फंडिंग भी नहीं करनी, उसको पैसे नहीं देने इस बात के लिए। उसको मना करना कि बेटा अब तो सीधा 8 बजे डिनर टाइम पे ही खाना खाना है, बीच में खाना नहीं खाना है। एक बड़ा कॉमन सवाल है, एग्ज़ाम टाइम पे पेरेंट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे कहते हैं कि जी जो है बच्चा जो है वो कॉफ़ी कहता है कि जी कॉफ़ी मुझे जागने में मदद मिलती है। कुछ उसके फ्रेंड्स बोल देते हैं कि भाई मैंने तो कॉफ़ी पी के रात 3 बजे तक पढ़ाई करी। तो इस बात का जो है ना ये है कि भाई नंबर 1 तो इसमें कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन होने की वजह से हमेशा एडिक्शन का डर रहता है। तो हमें उसको आमतौर पे मना करना है कि नहीं लेना है कॉफ़ी। बट अगर वो ज़्यादा इंसिस्ट करता है तो फिर आपको थोड़ा सा झुकने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि आमतौर पे 2 साल तक के बच्चे को कभी भी कॉफ़ी अलाउड नहीं रहती है। 2 साल क्या, इनफैक्ट 5 साल तक मैं मना करूँगा, 5 साल तक कॉफ़ी अलाउड नहीं रहती है। 5 साल से ऊपर है 10 साल तक, 5 से 10 साल तक तो आधा कप कॉफ़ी का दे सकते हैं, बट वो भी रेगुलर नहीं है, सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार अलाउड है। और 10 साल से बच्चे के लिए 1 कप कॉफ़ी अलाउड हो सकती है, लेकिन वो भी दिन में एक बार से फालतू अलाउड नहीं होती है। तो इसमें कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन से उसमें जागने में तो मदद मिलती है, लेकिन उससे आदत पड़ने का डर रहता है। और दूसरा जो है हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने से जो हार्ट का जो रेगुलरिटी है बीट्स की, वो रेगुलरिटी कम रहती है, रिदम जो है डिस्टर्बेंस आती है। और तीसरा फिर धीरे धीरे अगर आदी हो जाता है बच्चा तो उसमें फिर उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं बाद में, तो उसमें मानसिक रोग भी होने के चांसेस रहते हैं। सो ये सब हमने देखा और आपको खाने के बारे में और जंक फूड के बारे में समझाया। सो मोटे तौर पे हम 5-6 बातें क्या क्या याद रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जंक फूड होते हैं उसमें शुगर और साल्ट और कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट रहते हैं, जो कि हमारे लिए कैंसर और एलर्जीज़ का कारण बनते हैं और उससे मोटापे का कारण भी बनता है। तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, बच्चे पे शाउट नहीं करना है, रोल मॉडल बनना है, बन के दिखाना है। और टेबल पे हमारा घर का खाना रहना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत वो लेता है, ज़्यादा जिद करता है तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। तीसरी बात थी ऑयल की, हमने बताई ऑयल को चेंज करते रहना है और ऑयल को रीहीट नहीं करना है। चौथी बात हमने जूसेस के बारे में बताई, जूसेस आमतौर पे अवॉइड करने हैं, सिर्फ फ्रेश फ्रूट जूस ही थोड़े बहुत वो अलाउड रहते हैं। 2 से 5 साल के बीच में 100 ml या 125 ml और 5 साल से ऊपर वो 250 ml पर डे ले सकता है, लेकिन वो रूटीन नहीं बनाना है। तो होम अवेलेबल फूड पे हमेशा जोर रखना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफ़ीन को अवॉइड करना है और हमें इनकी आदत नहीं लगने देनी है। इसलिए
हमें बैलेंस डाइट पे ध्यान रखना, संतुलित भोजन ही हमारे जीवन का जो संचालित करने का सबसे अच्छा ज़रिया है, जो हमारी सेहत को नियंत्रित करने का अच्छा ज़रिया हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबॉडी। प्लीज़ इस को सिर्फ एडवाइस के तौर पे मत लें, इसको एक अच्छी सलाह के तौर पे लें और आप इसका अपनी दिनचर्या में डालें ताकि आप स्वस्थ रहें और एक अच्छा ज़िंदगी बिता पाएँ। थैंक यू।